नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सेट्स चैप्टर में ही आगे कंटिन्यू करते हुए लेक्चर नंबर 3 में कुछ और थ्योरम के बारे में जानेंगे। जैसे कि कुछ थ्योरम हम लोग पहले वाली क्लास लेक्चर 2 में देख रखे हैं, तो आप इस लेक्चर 3 को देखने से पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 भी आप देखें। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, ताकि मैं वीकेंड के दिन कोशिश करूँगा कि आपके जो भी डाउट्स हों वो एक अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को दे सकूं, जिसमें आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो सकें। साथ ही साथ एक बार जब सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएंगे तो एक साथ ही एक ही दिन हमारा सेशन चलेगा, ऐसा सेशन जिसमें सारे सेट के क्वेश्चंस जो सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक्स में होंगे, प्लस एडवांस कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, और साथ ही साथ जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए रहे होंगे जिनमें हमारे सेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको भी देखा जाएगा। तो कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग आगे थ्योरम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था सेट्स में, और उसके साथ साथ हम लोगों ने डी मॉर्गन्स लॉ भी पढ़ा था। बहुत से बच्चों को डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूफ करने में, उसको समझने में, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को समझने या प्रूफ करने में बहुत ही कठिनाई होती है। उन्हें ये नहीं समझ में आता क्योंकि उसमें कोई वैल्यूज़ पुट नहीं होती, और डायरेक्ट हम अज्यूम करके चलते हैं कि कोई एक एक्स क्वांटिटी है जो कांस्टेंट है, वो किसी भी सेट में बिलोंग कर रहा है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तो उसको वो समझ में नहीं आता। तो आज हम पूरी तरह से क्लियर करेंगे कि आखिर डी मॉर्गन्स लॉ कहना क्या चाह रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ पे आते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ में हम लोग, जैसा कि लेक्चर नंबर 3 सेट्स का, जिसमें हम लोग आज दो चीज़ें अच्छे से जानना चाहेंगे। एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दूसरा हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक, दोनों की हम लोग प्रूविंग भी पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे क्लियरली कि आखिर ये दोनों लोग कहना क्या चाह रहे हैं। हम इस चीज़ पे इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं, जो प्रूफ करने के तरीके हैं, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाते हैं अगर आप सही से कॉन्सेप्ट को ना समझ पाएँ। तो सबसे पहले हम दो चीज़ों को ध्यान से देखें कि जब भी कभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात हम करें, अगर प्रूफ करने से पहले, जिसको दिमाग में रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अगर हम एक बात कहें कि x बिलोंग्स टू a, तो इसका मतलब है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट आप लोग पढ़ रखे हैं, या इसे आप a बार भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन a कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि वो सारे एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट जो a में नहीं हैं। यानी ए सेट में, अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और यूनिवर्सल सेट है हमारा 1 2 3 4 5। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने आपको पढ़ा रखा है पहले ही लेक्चर, पहले और दूसरे लेक्चर में, जिसमें ये कहा जाता है कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि अगर ए में 1 2 3 है तो ए कॉम्प्लीमेंट में इसके अलावा होंगे, इसके अलावा एलिमेंट्स होंगे। तो हम बात करें अगर कि इसके अलावा कौन कौन से हैं, तो 1 2 3 को निकाल दें तो 4 5 हमारा बच जाता है, 4 and 5। तो ये हमारा हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो अब अगर हम बात करें कि 1 जो है वो बिलोंग करता है ए में, तो इसका साफ साफ मतलब है कि 1 बिलोंग नहीं करेगा ए कॉम्प्लीमेंट में। ठीक, इतनी बात समझ में आती है। अगर हम इसी तरीके से बात करें, इसी का अगर हम वैसे वर्सा ले लें उल्टा, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। मान लेते हैं x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू
ए, यानी अगर x हमारा, जैसे हम यहाँ पे देखें तो हमारा 4 क्या है, 4 बिलोंग करता है ए कॉम्प्लीमेंट में, बट 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इतना समझ में आ रहा है? हम ये इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि डिमॉर्गन्स लॉ में जब आप जाएंगे तो उसमें जो प्रूविंग का कॉन्सेप्ट है वो उनके लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो इसका साफ साफ मतलब है, आपको पता होना चाहिए कि ए यूनियन बी का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी तो ये क्या कहेगा, x बिलोंग्स टू ए, या तो x जो एलिमेंट है वो a में बिलोंग कर रहा होगा और x बिलोंग्स टू b। ये समझ में आना चाहिए, या तो x बिलोंग कर रहा होगा a में या तो बिलोंग कर रहा होगा b में। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, हम अब क्या लिख सकते हैं, x विल नॉट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, यानी अगर वो a में बिलोंग कर रहा है तो a कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, और x डज नॉट बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, या तो b कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, अगर हम ये लिखते हैं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तो इसका मतलब होता है कि x a में भी होगा और b में भी होगा। क्यों? क्योंकि ये a इंटरसेक्शन b, और a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होता है, वो सारे एलिमेंट जो सेट a एंड सेट b में कॉमन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। समझ में आ गया? इसी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो ये तरीका हो गया हमारा प्रूव करने का। ठीक है, सॉरी। इसके बाद अगर हम बात करें, अब ये तो बात हो गई हमारी क्या, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या हो जा रहा है, एक सेट ही तो है, ए और बी का कॉम्बिनेशन करके एक सेट बनाया जा रहा है जो हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, यानी हमारे सेट ये कहलाएंगे। इसके साथ ही अगर ए इंटरसेक्शन बी कहें तो वो भी क्या है, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम चलें, इसी के साथ अगर हम लिखें x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, समझ में आ रहा है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी का जो कॉम्बिनेशन है उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उसके अलावा अगर कोई एलिमेंट होगा तो वो हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अब जैसे हम इसको एक एग्जांपल लेके समझाएं कि ए है हमारा 1 and 2, बी है हमारा 3 and 4, और यूनिवर्सल सेट है हमारा 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। तो अगर हम इन तीनों को ऑब्ज़र्व करें तो हम एक चीज़ देखेंगे कि ए हमारा क्या है, 1 2 है, और बी हमारा 3 4 है, तो ए यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 and 4, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हमारा 5 and 6। क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट होंगे उनको छोड़ के बाकी बचे हुए यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट हमारे ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट होंगे, होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर 1 बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में तो हमारा 5 जो है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, और अगर 2 बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में तो वो ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट में 2 बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का यही मतलब है। अब अगर हम बात करें इस स्टेटमेंट को ओपन करने की, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमारे पास लिखा है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट,
तो जैसे यहाँ पर लिखते थे A यूनियन B का, x बिलोंग्स टू A यूनियन B, तो हम ऐसे लिख पा रहे थे क्या, x या तो A में होगा या तो B में होगा। लेकिन जब हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाता है x बिलोंग्स टू A एंड ये हो जाएगा आपका सबसे पहले हम इसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू A डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B, यानी A यूनियन B के होल कॉम्प्लीमेंट जो एलिमेंट होंगे वो हमारे A यूनियन B में नहीं होंगे। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B। अब जब हम देखेंगे इसे, जब हमारा डज नॉट लग जाए तो इसका मतलब है x डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। यहाँ पे जो यूनियन लगा हुआ है और यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि x जो है वो A में भी नहीं है और B में भी नहीं है। ठीक है, पहले हम लोग क्या बोलते थे, x जब बिलोंग्स टू A यूनियन B लिखा होता था तब हम बोलते थे कि x A में भी है और x B में भी है। तो इसको आप समझिए कि इन स्टेटमेंट को हम कैसे ओपन करके लिख पा रहे हैं। जब आगे डिमॉर्गन्स लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ करेंगे तो आपको यही बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ पे काम आएंगे। इसी तरीके से अगर हम लिखें x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब हो जाएगा x डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। ठीक, और इसको जब ओपन करेंगे तो x डज नॉट बिलोंग्स टू A और x डज नॉट बिलोंग्स टू B। इसके पीछे के रीज़न को समझिए कि x अगर A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो इसका मतलब है कि वो A इंटरसेक्शन B में नहीं होगा। क्यों? A इंटरसेक्शन B में जो एलिमेंट्स होंगे उनके अलावा जो यूनिवर्सल सेट होंगे उनमें आपके A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स पाए जाएंगे। अगर A में भी नहीं है और B में भी नहीं है, A इंटरसेक्शन B में नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो या तो A में नहीं होगा या तो B में नहीं होगा। ठीक है, और इससे पहले जब हम लोग पढ़ते थे x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, ये तब क्या होता था कि x जो है A में भी बिलोंग करता था और B में भी बिलोंग करता था। इसको एग्जाम्पल से अगर हम समझना चाहें तो देख सकते हैं कि A एक है 1 and 2, ठीक, B एक सेट है 3 and 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B क्या होगा, हमारा 5 होगा। लेकिन अगर हम बात करें A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट तो वो 1 2 3 4 5, अगर यूनिवर्सल सेट ले लें 6 तक, तो A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट, ये तो A इंटरसेक्शन B, दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसके अलावा जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो हमारे क्या आ जाएंगे, A इंटरसेक्शन B के होल कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो हमारा A इंटरसेक्शन B 5 है, तो बाकी बचे हुए सारे एलिमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। यानी A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये सारे एलिमेंट हो जाएंगे, यानी ये यूनिवर्सल सेट के ही बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि जब कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं या फिर A इंटरसेक्शन B या फिर इंडिविजुअल सेट पे अगर बिलोंग्स टू लगाते हैं और नॉट बिलोंग्स टू लगाते हैं तो उसका बेसिक मतलब क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए हम लोग तैयार करते हैं अपना क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, ये आपको थ्योरम 5 था जिसको हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ठीक, तो इसको प्रूफ करने का तरीका क्या होना चाहिए, हम कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि मान लेते हैं कि कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है x, ठीक है, जो इसमें बिलोंग करता है, यानी x बिलोंग्स टू A यूनियन
बी इंटरसेक्शन सी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x या तो A में है और x या तो B इंटरसेक्शन C में है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कैसे हमने ओपन किया। हमने यूनियन पे ओपन किया है, यानी या तो x हमारा A में होगा, और यूनियन का मतलब और अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाए और डज नॉट बिलोंग्स टू है, तब हम क्या कहेंगे कि या तो A में है, ठीक है, और या तो B इंटरसेक्शन C में है, तभी इन दोनों के यूनियन में X आएगा। आगे अगर बढ़े हम तो X बिलोंग्स टू A, और इसको जब ओपन करेंगे तो इसको ओपन करने पे हमारा क्या मिलेगा? X बिलोंग्स टू B एंड X बिलोंग्स टू C। ठीक, ये मिलेगा हमें। अगर हमें ये मिल रहा है कि X बिलोंग्स टू B एंड X बिलोंग्स टू C, तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, या फिर हम लिख सकते हैं और एंड X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू C, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब हम ये लिखते हैं स्टेटमेंट, तो इसका मतलब क्या होता है? A यूनियन B। जब हम लिखते हैं X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, तब हमारा इसका क्या मतलब होता है? A यूनियन B। या तो X जो है A में है या तो B में है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? A यूनियन B कहलाएगा। इसके बाद एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू C का मतलब क्या हो जाएगा? A यूनियन C। तो आपको दिख रहा होगा कि जो हमें प्रूफ करना था पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो ये हमारा क्या मिला? A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, यानी ये प्रूफ होता है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अगर हम सेकेंड की बात करें तो सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है हमारा A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ये होगा हमारा दूसरा। इसको भी कैसे प्रूव करेंगे? फिर से हम इमेजिन करते हैं कि X कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, वो बिलोंग करता है हमारा किस में? A इंटरसेक्शन B यूनियन C में। ठीक है, इसका मतलब है X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B यूनियन C। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा? X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B, और ये हमारा एक साथ रहेगा, और X बिलोंग्स टू C। ठीक, यहाँ पे क्यों और लगाया? क्योंकि यूनियन है, और यहाँ पे एंड लगाया क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन था। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B, ये हो जाएगा एक साथ। उसके बाद और फिर इसको एक साथ रखेंगे, X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू C, ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? इन दोनों का क्या मतलब हुआ कि X A में भी है और B में भी है, इसका मतलब A इंटरसेक्शन B है ये, और का मतलब यूनियन। और अगर हम इसका बात करें तो इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है? X A में भी है और C में भी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन C। तो आपको दिख रहा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा प्रूफ होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूफ करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें डी मॉर्गन्स लॉ का, तो डी मॉर्गन्स लॉ में भी हमारा इसी तरीके से कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ेंगे। कैसे आगे बढ़ेंगे आप ध्यान से देखिए। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ हमारा थ्योरम नंबर 6, थ्योरम 6
ठीक है, ये हमारा है डी मॉर्गन्स लॉ। आपको इसमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बेसिक चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि डी मॉर्गन्स लॉ आखिर कहता क्या है। तो अगर हम बात करें डी मॉर्गन्स लॉ की, तो इसमें आपका फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें हमारा डी मॉर्गन्स लॉ में क्या हो गया, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा होगा डी मॉर्गन्स लॉ में। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हम आपको एग्जाम्पल लेकर भी बताएंगे, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा कि डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ कैसे हो रहा है। और आपको एक आर्बिट्ररी एलिमेंट भी लेकर बताएंगे। तो सबसे पहले आर्बिट्ररी एलिमेंट लेते हैं। उसके लिए हम मान लेते हैं x इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट्स विच x बिलोंग्स टू a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से समझिएगा, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हम इस स्टेप को लेके आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। क्या है कि अगर ए यूनियन बी, हमारा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये सेट है, ये सेट है। ए यूनियन बी के जितने भी एलिमेंट होंगे उनको अगर हटा दें तो बचे हुए यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट हमारे ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या है, सेट है। और हमें क्या प्रूव करना है, इसको ये इक्वल टू प्रूव करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक, अब एक चीज़ बताइए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, एक सेट ही तो होगा, और ये भी सेट होगा और ये भी सेट होगा। तो दो सेट आपस में इक्वल कब होते हैं, पहले आप लेक्चर 1 और 2 अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इक्वल सेट क्या होते हैं। इक्वल सेट क्या होते हैं, तो इक्वल सेट का मतलब होता है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो, सबसेट और इक्वल टू हो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो, सबसेट हो ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के। यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हों और एक दूसरे के सबसेट भी हों। ठीक, प्रॉपर सबसेट, यानी जितने सारे एलिमेंट इसके होंगे उतने ही सारे एलिमेंट उसके भी होंगे और सेम होंगे, ये नहीं कि डिफरेंट हो। तो हमें एग्जैक्टली यही प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में क्या हैं, एक दूसरे के सबसेट हैं। इसलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि अगर x बिलोंग्स टू a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। ये समझ में आया, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है तो ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। यानी वो ना तो a में होगा और ना ही b में होगा, तभी ये पॉसिबल है कि a यूनियन b में वो नहीं होगा, क्योंकि अगर b में होगा तो इसका मतलब है a यूनियन b में वो एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लिखते हैं कि वो ना तो a में है और ना ही b में है। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, इस नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू का बहुत महत्व है इस चीज़ में, कि ये लगने के बाद हम लोग यूनियन की जगह एंड लिखने लगे। नहीं तो अगर यही बिलोंग्स टू होता तो हम यूनियन की जगह और लिखते हैं। बहुत बारीक सा अंतर है दोनों में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि x अगर a में बिलोंग नहीं कर रहा है और b में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि x बिलोंग कर रहा होगा किस में, a कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, एंड x बिलोंग कर रहा होगा किस में, b कॉम्प्लीमेंट में। x a कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग कर रहा होगा और x b कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वो दोनों में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम ये प्रूफ कर दिए हैं कि अगर एक्स ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो एक्स हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग कर रहा होगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारा इसमें बिलोंग कर रहा है, यानी इसके सारे एलिमेंट हमारे इसमें बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट एंड सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये समझ में आया? ठीक है। उसके बाद ये जब हम प्रूफ कर दिए कि ये इसका सबसेट है, लेकिन इक्वल अभी प्रूफ नहीं हुआ है क्योंकि ये इसका सबसेट है, लेकिन ये तो नहीं कहा ना कि ये आपका इसका सबसेट है, ये तो कहा नहीं। तो इसका मतलब है हमें अभी और क्या प्रूफ करना होगा। एक y आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं और हम ये मानते हैं कि y बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या मतलब है कि y जो है बिलोंग्स टू ए है, ठीक है, y बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड, क्योंकि यहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू नहीं लगा है तो इंटरसेक्शन एंड ही रहेगा, तो y बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। अब अगर आगे बढ़ें तो y डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये जाहिर सी बात है, यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b, ये लिखेंगे। y हमारा ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है और बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि y जो है हमारा वो ए में बिलोंग नहीं करता है और बी में भी बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब है y डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, इसका मतलब साफ साफ क्या है कि y जो होगा वो मस्ट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अगर ए इंटरसेक्शन बी के सेट में नहीं बिलोंग कर रहा है तो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या प्रूफ कर रहे हैं कि y हमारा इसमें अगर है तो ज़रूर इसके सारे एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट में भी होंगे। तो यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें तो ये हमारा क्या देगा, ये हमारा सीधे सीधे यहीं पे कर लेते हैं। ये हमारा क्या स्टेट करता है, ये हमारा स्टेट करता है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये प्रूफ हुआ। ये हमारा सेकंड पॉइंट था। इससे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, ये था। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या मिल रहा है, देखिए ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या है, इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सॉरी, यहाँ पे एंड है, डज नॉट बिलोंग्स टू है ना, ए एंड वाई, तो ये यूनियन हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू है, सॉरी, यहाँ से ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी। ठीक है, इसका मतलब है ए इन यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट के सबसेट है। तो फ्रॉम वन ये हमारा टू था। ठीक है, तो फ्रॉम वन एंड टू हमें क्या मिल रहा है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है,
ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ का पहला पॉइंट प्रूफ होता है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी तरीके से सेकेंड पॉइंट भी प्रूफ करेंगे। अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इससे पहले हमारा क्या था, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसी तरीके से जैसे ये हमने प्रूफ किया है वैसे ही हमारा वो प्रूफ होगा। तो इसमें अगर हम मान लें कि इफ़ x is an arbitrary element then x belongs to a intersection b का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका मतलब है कि x does not belongs to a intersection b। ठीक, इसका ये मतलब है, यानी x does not belongs to a और x does not belongs to b। ठीक, इसका मतलब है x belongs to a कॉम्प्लीमेंट और x belongs to b कॉम्प्लीमेंट। तो ये यहाँ से हमारा क्या आएगा, x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x belongs to a कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो यहाँ से ये हमारा प्रूफ हुआ कि x के सारे एलिमेंट क्या होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट क्या होंगे, वो हमारे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेंगे। इसका मतलब है देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, पहला पॉइंट हुआ। अब इसी का उल्टा प्रूफ करके देखते हैं। मान लेते हैं कि y एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है। ठीक है, तो y अगर बिलोंग करता है, y हमारा बिलोंग करता है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट में, तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट और y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है कि y डज नॉट बिलोंग्स टू a और y डज नॉट बिलोंग्स टू b। और y जब डज नॉट बिलोंग्स टू लगा हो और हो तो और का मतलब यहाँ इंटरसेक्शन हो जाता है। तो y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ठीक, ये जब हमारी लाइन आ रही है इसका मतलब है कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये भी प्रूफ होता है कि a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। ठीक, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तो ये पहला और दूसरा पॉइंट से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कि a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ एंड इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये बेसिक था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का और डी मॉर्गन्स लॉ का। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से समझने की ज़रूरत है ताकि आप आगे आने वाले क्वेश्चंस को आसानी से प्रूव कर सकें इसी तरीके के कॉन्सेप्ट को लगाकर कि आखिर कैसे हमारा कोई सेट इस तरीके से प्रूफ किया जा सकता है, वो भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट को लेकर। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ गए डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। ठीक है,
और भी कई सारे थ्योरम्स हैं जो इसी कॉन्सेप्ट पे प्रूफ होंगे। तो जब हम क्वेश्चन सेशन रखेंगे जिसमें हम लोग केवल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, तो उस समय हम उन सारे थ्योरम्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें अगले कॉन्सेप्ट की, तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा जो होने वाला है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, कुछ स्कूलों में कुछ बोर्ड में ये सिलेबस से निकाला जा चुका है, जिसको हम लोग कहते हैं वेन डायग्राम। चूँकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे पहले 5 नंबर तक के। ठीक है, वेन डायग्राम्स को समझ लेते हैं कि वेन डायग्राम आखिर है क्या। जैसे एक सेट हमने लिया एक सेट लिया हमने, A इज इक्वल टू, उसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4। ठीक, अगर हमने ये सेट लिया, उसके एलिमेंट है हमारे 1 2 3 एंड 4, तो या और B एक सेट लिया जिसके एलिमेंट है 2 4 6 8। तो एक चीज़ आप देखेंगे कि जो यूनिवर्सल सेट होगा उसे अगर हम मान लें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 है, तो इसको एज अ वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेन डायग्राम के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, उसमें होता है हमारा एक रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है, और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, इसके अंदर जो भी हम बनाएंगे वो सर्कुलर फॉर्म में होगा। ठीक है, जो भी हम बनाएंगे वो हमारा कैसा होगा, सर्कुलर फॉर्म में होगा। तो सर्कुलर फॉर्म हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ए एंड सेट बी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा क्या है, 1 2 3 4 एंड 2 4 6 8। तो सबसे पहले हम अगर A इंटरसेक्शन B निकालें, तो A इंटरसेक्शन B हमारा क्या होगा, इन दोनों में 2 एंड 4 होगा। ठीक है, यानी A और B में हमारा क्या कॉमन है, 2 एंड 4 कॉमन है। उसके अलावा बचे हुए एलिमेंट जो हमारे हैं वो हमारे या तो A में है या तो B में है, दोनों में नहीं है। तो इसका हम कैसे वेन डायग्राम बनाएंगे, अब हम देखते हैं। हमने क्या लिया था, देखिए हमने लिया था A इज इक्वल टू 1, क्या था 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो 1 2 3 एंड 4 ये हमने लिया। ठीक, इसके बाद B हमने लिया था 2 4 6 8। ठीक है, 2 4 6 8 तक लिया था। तो यहाँ पे हमारा जो यूनिवर्सल सेट था वो हमारा कैसा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये था। तो यहाँ पे जब हम A इंटरसेक्शन B निकाल रहे हैं, तो A इंटरसेक्शन B हमारा क्या है, 2 एंड 4 है, और यूनिवर्सल सेट हमारा ये है। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे कि कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एज अ वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम हमारा कैसा होगा ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम यूनिवर्सल सेट हम ड्रॉ कर लें। ठीक है, यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा कैसा होगा, एक रेक्टेंगुलर होगा। ठीक, कुछ ज़्यादा ही ये बन जा रहा है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर बन गया। एक बार थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। ठीक, ये ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, यूनिवर्सल सेट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल U से। अब इसमें हम बात करेंगे कि 1 2 3 4 और 2 4 6 8 कैसे रिप्रेजेंट करें। तो सिंपल सा तरीका है, एक सर्कल हमारा बनेगा सेट A के लिए। ठीक, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा जो बनेगा हमारा वो बनेगा B के लिए।
ठीक। अब एक चीज़ हमें करनी है कि ए के सारे एलिमेंट इसमें लिखते हैं 1 2 2 3 4। बी के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं 2 4 6 8। ठीक। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 और 4 सेट ए में भी है, ठीक है, और 2 और 4 सेट बी में भी है, कॉमन है। तो वेन डायग्राम में हम क्यों इसे अलग अलग रिप्रेजेंट करें, तो ए इंटरसेक्शन बी को भी तो रिप्रेजेंट करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 और 4 को एक जगह लिखेंगे, लेकिन उसमें हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी एक दूसरे को टच करना शुरू करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। कैसे, ये हमारा ए बी को हम यहाँ ले आए, ठीक, ये हमारा हो जाएगा बी। अब अगर हम बात करें तो 2 और 4 कॉमन था, ठीक, तो ये हमारा पार्ट जो हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये हमारा पार्ट कैसा हो जाएगा, कॉमन। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, और इसमें 2 4 6 8 है एलिमेंट, ठीक है, 2 4 6 8 एलिमेंट है। तो 2 और 4 हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, इसको हम 2 और 4 लिख लें, ठीक है। तो ये जो क्रॉस करते हैं दो सर्कल आपस में, वो इंटरसेक्शन का पार्ट होता है, यानी वो ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में मौजूद है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ए ओनली, तो केवल ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 और 3 है, ठीक। अगर हम बात करें बी ओनली, तो उसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट हैं, 6 और 8 हैं, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है, 1 2 3 4 6 8 हो गया। अब 5 7, इसमें हमारे यूनिवर्सल सेट में क्या क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, 7 बच रहा है, 9 बच रहा है, 10 बच रहा है, वो हमारे यूनिवर्सल सेट का पार्ट था, तो उसे हम यहाँ लिख देंगे 5 7 9 और 10। ये हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि कैसे इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, कैसे हमें यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो ए यूनियन बी होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा या तो ए का एलिमेंट यानी ओनली ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस हमारा क्या होगा, ठीक है, ओनली ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन हमारा ओनली बी का, यानी इन तीनों चीज़ों, तीनों एलिमेंट मिला के हमारे क्या बनेंगे, ए यूनियन बी बनेंगे, ठीक है। अब अगर आगे बढ़ें तो इसी तरीके से अगर हम इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहें तो और अच्छे से कैसा रिप्रेजेंट होगा दिखा देते हैं आपको। अगर हम इसी चीज़ को इस तरीके से बनाएं, ठीक, उसके बाद सेकेंड, इसको यहाँ ले आए तो ये हमारा हो जाएगा 1 और 3, 2 और 4 हो जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट, इसको क्या क्या टर्म बोलेंगे ये हम समझ लेते हैं। जैसे इसको हम बोलेंगे, इस वाले पार्ट को a माइनस बी, ठीक है, इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, a माइनस बी। ये कितना पार्ट होगा दिखा दे रहे हैं, ये केवल इतना पार्ट होगा a माइनस बी, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे,
ए माइनस बी, यानी वो सारे एलिमेंट जो ए में हैं लेकिन बी में नहीं हैं। इसके बाद इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? इस वाले पार्ट को बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी। और अब अगर हम बात करें ये वाला पार्ट, केवल ये वाला जो ग्रीन शेडेड है, इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे बी माइनस ए, यानी सारे एलिमेंट बी के जो ए में नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, और ये हमारा बाहर हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। तो आप अगर यहाँ पे ये कहेंगे कि ए यूनियन बी अब क्या होगा, तो ए यूनियन बी इस केस में हमारा क्या होगा? ए माइनस बी। ठीक, ए माइनस बी के सारे एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? प्लस ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट प्लस बी माइनस ए के सारे एलिमेंट, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब मिला के ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट बनेंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा तैयार हुआ। ए यूनियन बी क्या होगा? ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट हम करते हैं वेन डायग्राम को। अब अगर एक और कंडीशन पड़े कि अगर हम कंडीशन लें कि ए एक सेट है 1 2, ये हमारा थर्ड कंडीशन एक तरह से, क्योंकि पहला तरीका ये था हम जो बताए थे रिप्रेजेंट करने का, अगर न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करना है नंबर्स एंटर करके। दूसरा ये है जब हम थोड़ा टर्म्स के रिलेटेड रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है 1 2 3 अगर हो हमारा सेट, और दूसरा सेट है 4 5 6। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि इनका ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या है? 5 है। इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डिसजॉइंट सेट क्या है। तो डिसजॉइंट सेट हमारा सीधा सीधा मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट दोनों सेट के कॉमन नहीं है। ठीक, सीधी सी बात, कोई भी एलिमेंट्स दोनों सेट के कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब है, इसको अगर वेन डायग्राम पे बनाएं तो वेन डायग्राम कैसा बनेगा? वेन डायग्राम हमारा बनेगा जिसमें ए हमारा अलग होगा और बी हमारा अलग होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी इंटरसेक्टिंग एलिमेंट नहीं है। ठीक है, कोई भी इंटरसेक्टिंग एलिमेंट नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये हो गया हमारा जब इंटरसेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ये हमारा हो गया जब हम इस तरीके से उसको मेंशन करके लिखते हैं कि ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए क्या क्या होगा। और उसके बाद ये हमारा रिप्रेजेंट करता है कि डिसजॉइंट सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अगर केवल एक ही एलिमेंट है तो उसमें सिंपल सा है कि हम वेन डायग्राम जब बनाएंगे तो उसमें हमारा एक ही सेट का सर्कल बनेगा। ठीक है, और उसी में हमारे सारे एलिमेंट होंगे जो ए एलिमेंट में होंगे। 2 3 4 अगर डालें तो 4 भी आ जाएगा। इस तरीके से हम 3-4 तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम ये कहें, ये तो हो गया डिसजॉइंट में और इंटरसेक्टिंग सेट में, लेकिन अगर हम ये कह दें, फोर्थ कंडीशन अगर हम बनाएं कि B जो है
फोर्थ कंडीशन हम क्या बनाएंगे, फोर्थ कंडीशन हमारा बनेगा कि अगर B हमारा सबसेट है A का, B अगर सबसेट है A का, उस कंडीशन में क्या बनेगा। जैसे अगर हम मान लें A इज इक्वल टू है हमारा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, और B हमारा है 3 एंड 5, ठीक। तो इस कंडीशन में हमारा वेन डायग्राम क्या बनेगा। तो इस कंडीशन में हमारा सिंपल सी बात है, यूनिवर्सल सेट हम एक लेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमें पता है कि B हमारा सबसेट है A का, ये हमें साफ साफ दिख रहा है। इसका मतलब है कि B हमारा A के अंदर आएगा। तो सिंपल से तरीका हम क्या करेंगे, A सेट बनाएंगे, ठीक है, इसमें एक दूसरा सेट बनाएंगे, ठीक। अब जो एलिमेंट B में है, ये अंदर वाला जो सेट होगा ये B होगा, और ये ऊपर वाला जो होगा वो A होगा। तो A के अंदर ही हमारा B आ रहा है। तो सिंपल सी चीज़ है कि 3 एंड 5 इसमें लिखेंगे और 1 2 4 बाहर लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा सीधा सीधा ये क्लियर हो जा रहा है कि जब हमारा सबसेट की बात आती है तो सबसेट में हमारा क्या होता है, एक जो सेट होता है उसका सर्कल दूसरे बड़े वाले सेट के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये सारे तरीके थे वेन डायग्राम में चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का, सेट को रिप्रेजेंट करने का। अब आगे अगर हम मूव करें तो कुछ फॉर्मूले ईजाद होंगे यहाँ पे। जैसे अगर हम कहें कि यूनिवर्सल सेट में हमारा ये A माइनस बी है, ये सेट A है, ये B है, इसमें ये वाला पार्ट जो है वो A माइनस बी है, ये वाला पार्ट A इंटरसेक्शन B है, और ये वाला पार्ट है B माइनस A। तो अगर हम कहें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस A, ये क्या होंगे। अगर हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, यानी सेट A का, A और B का जो यूनियन है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो उसमें अगर हम वेन डायग्राम से देखें तो सीधा सीधा दिख रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस A। सीधा सीधा ये फॉर्मूला हमें दिख रहा है, ठीक है, ठीक, सीधा सीधा ये फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है। ये एक तरीका हो गया कि हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने कितने हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर हम देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू, अगर हम बात करें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। तो अब आपको ये दिख रहा होगा कि अगर हम इसमें बात करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A है, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B है, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी एक बार ऐड हो गया होगा, दो बार ऐड हुआ होगा, एक बार A से ऐड हो गया होगा, एक बार B से ऐड हो गया होगा। तो एक बार इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B का माइनस कर दें तो हमें A यूनियन B निकल जाएगा। इसकी प्रूविंग भी हम देखेंगे कि आखिर ये फॉर्मूला आया कैसे है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अगर इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B जो है वो अगर 5 हो जाए, यानी A इंटरसेक्शन B है ही नहीं, 0 है, तो इसका मतलब है कि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B क्या हो जाएगा, केवल ये होगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, ये होगा कब, इफ़
n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन इंटरसेक्शन बी अगर 5 हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूला प्रूफ करते हैं कि ये फॉर्मूला आ कैसे रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले प्रूविंग किसकी करेंगे, प्रूव दैट एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। हमें ये फॉर्मूला प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ होगा ये देखते हैं। अगर हम एक डायग्राम बनाएं, ठीक है, इस तरीके से, अगर ये हमारा है a माइनस बी और ये है a इंटरसेक्शन b और ये है b माइनस a, तो n a यूनियन b क्या होगा, ये होगा हमारा n a माइनस b प्लस n a इंटरसेक्शन b प्लस n b माइनस a, यही होगा। अब अगर आगे बढ़ें इसी चीज़ को लेकर, तो साफ साफ दिख रहा है कि n अगर इंटरसेक्शन हमारा एक ये है, ठीक है, तो एक बार हम क्या कर दें, एन ए माइनस बी, ठीक है, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए, ये है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे अगर हम एक बार ऐड कर दें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी एंड माइनस कर दें एन ए इंटरसेक्शन बी से, तो हमें दो चीज़ें मिलेंगी। देखिए, एन ए माइनस बी और अगर ये ले आए एन ए माइनस बी और क्या ले आए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी ले आए, ठीक है। ये पार्ट इतना ले आए, यानी इसको ऐड कर दें और इसको ऐड कर दें। उसके बाद प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए को एक साथ ऐड कर दें, ये ऐड कर दें और ये ऐड कर दें, ठीक है। और ये हमारा बच जाता है, तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी आएगा यहाँ पे। अब आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि अगर इस पार्ट को और इसको ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करने पे क्या मिल रहा है, इसको और इसको ऐड करने पे हमें पूरा का पूरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, सिंस एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए, तो ये हमारा हो जाएगा एन ए। इसी तरीके से ये वाला पार्ट जो है क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए, तो एन ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। और ये हमारा एक बचा हुआ था माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको दिख गया होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिस, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला इजाद होता है कि हमारा ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपको एक तरह से याद भी कर सकते हैं और आप एक तरह से वेन डायग्राम से प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम एक और कॉन्सेप्ट लेकर चलें कि हमें ये प्रूफ करना है, जो ये बात हमने किया था कि एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारा, हमने यहाँ पे क्या बोला, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए है। तो हम इसे भी प्रूफ करके दिखा देते हैं कि ये कैसे प्रूफ हो रहा है। तो इसके लिए हमारा क्या होगा, सीधा सीधा हम इस फॉर्मूले से ही प्रूफ करेंगे, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक। अब अगर हम नेक्स्ट बढ़ें आगे, तो एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला फिर मिलेगा हमें,
वो है हमारा ये फॉर्मूले याद या तो करिए या तो आप प्रूफ करना सीख लीजिए। प्रूफ दैट एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसकी प्रूविंग आप लोग को समझ में आ जाएगी, पिछली वाली की प्रूविंग के जस्ट से सिमिलर है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस आपको समझने की ज़रूरत है कि कब किस फॉर्मूले को रखना। इस फॉर्मूले का यूज़ आपको इसमें भी लगेगा। चलिए प्रूफ करते हैं। इस फॉर्मूले को चूँकि हम लोग लिखते कैसे थोड़ा सा देख लें, ब्रैकेट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लगाने की। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि सारे फॉर्मूले और जो मेन थ्योरम थे वो सारे हम चाह रहे हैं कि इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हम क्वेश्चंस पार्ट पे जाएंगे जिसमें सेट्स के सारे ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। सबसे पहला स्टार्ट करेंगे हम लोग एनसीईआरटी पार्ट से, उसके बाद कहीं जाकर आगे जो एडवांस रेफरेंस बुक होती हैं आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल ये और कुछ एम एल अग्रवाल जैसी बुकें, तो उन बुक्स से भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे और करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के आए होंगे वो भी हम सॉल्व करेंगे, जो 5 मार्क्स में और 2 मार्क्स में जो आते थे पहले। अब एक बार हम पैटर्न देख लेंगे कि अब किस पैटर्न पे पेपर बन रहे हैं, क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो अब अगला प्रूफ हमें क्या करना है, अगला प्रूफ करना है हमें एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है जो 3 सेट के यूनियन का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 3 सेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ 3 सेट्स। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि वेन डायग्राम इसका एक बार ड्रॉ करके दिखा देते हैं कि 3 सेट होंगे तब वेन डायग्राम कैसा बनेगा। तो इसके लिए हम सेम वही मेथड, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, इस रेक्टेंगल को थोड़ा बड़ा कर लें क्योंकि 3 सेट आने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे सेट ए लेंगे। ठीक है, अगर ये डिसजॉइंट सेट है तो तीनों अलग अलग सर्कल बना देंगे, कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें कोई फार्मूला तो बनना नहीं है। फार्मूला इसलिए नहीं बनना है क्योंकि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी लिखेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, एक बार लिख कर दिखा देते हैं कि अगर तीनों डिसजॉइंट सेट हों तब उस कंडीशन में क्या होगा। तीनों अगर डिसजॉइंट सेट हैं तो सिंपल सी बात है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। सिंपल सा ये निकाल देंगे हम। लेकिन अगर उनके अंदर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन पार्ट है, तब कैसे करेंगे, तो एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा तो उसे अगर हम देखें तो एक सेट है ये, ठीक है, ये सर्कल हो जाएगा, और दूसरा सेट है हमारा बी। ठीक है, तीसरा सेट जो बनेगा वो है हमारा सी। ठीक, तो अब इसमें समझिए कि कौन सा पार्ट कितना, थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा कि कैसे ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, ले आते हैं इसे इधर। यहाँ कर लेते हैं।
ठीक। तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट अगर कलर थोड़ा कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए, तो ये जो पार्ट है आपका ग्रीन वाला, ये हमारा क्या होगा, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा। और अगर बात करें हम इस वाले पार्ट की, जो ये पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट, ये होगा आपका ओनली ए, ये होगा ओनली बी, ये होगा ओनली सी, ठीक है। और ये जो पार्ट होंगे, तो ये वाला पार्ट होगा आपका बी इंटरसेक्शन सी का, ठीक है। इसको भी कलर कर देते हैं कोई एक अच्छा सा, ये पिंक वाला, ये होगा आपका बी इंटरसेक्शन सी। ये वाला पार्ट जो होगा ये आपका होगा ए इंटरसेक्शन बी, और ये वाला जो पार्ट होगा ये होगा आपका ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो 3 सेट का जो वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसकी प्रूविंग हम लोग कैसे करेंगे, अब इसको भी जान लेते हैं, ठीक है। तो इसका हम सिंपल सा तरीका देखें, एन ए यूनियन बी यूनियन सी ये है। तो अगर एन ए यूनियन बी यूनियन सी की बात हम करें, तो ए यूनियन बी यूनियन सी को प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले पुराने वाले मेथड पे जाना होगा जिसमें हम लोगों ने ए यूनियन बी का प्रूविंग किया था। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये इज इक्वल टू लिखेंगे एन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ आप लोगों ने पढ़ा था, तो ये इस तरीके से एसोसिएटिव लॉ, या इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाता है, यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है। तो ये एसोसिएटिव लॉ है जिसको हम लोगों ने पढ़ा था। तो अलग अलग कर लिया हमने। तो अब ये फॉर्मूला क्या बन गया, ये अगर हम मान लें कि एक सेट है और ये एक सेट है, तो अब ये 2 सेट का यूनियन हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये इक्वल टू होगा एन ए यूनियन बी प्लस n number of element in C minus n A union B and intersection C बनेगा, ठीक है। हमने क्या किया, इसको एक सेट माना, इसको एक सेट माना, तो अब ये 2 सेट का यूनियन हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टू यूनियन ऑफ 2 सेट्स क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने क्या किया, एन ए निकाल लिया, एन बी निकाल लिया, उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी का, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला तो हमें पता है सीधा सीधा, एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इस वाले को हमने यहाँ पे ओपन किया, ठीक है। ये उसके बाद प्लस एन सी को ऐसे ही रखते हैं माइनस यहाँ पे हमारा इंटरसेक्शन का पार्ट है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम यहाँ पे देखें कि ये एन ए यूनियन बी है और इंटरसेक्शन सी है, तो इसको हम कैसे ओपन करेंगे, ये हमारा क्या होगा, इसको ओपन करने का सिंपल सा तरीका हमारा क्या हो जाएगा कि हम n को नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बीच में ले आएँ। तो n इसको ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन c यूनियन ये हमारा b इंटरसेक्शन c ये होगा, ठीक है। इसको जब आगे बढ़ेंगे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी
इन तीनों को हमने एक साथ ले लिया, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा हमारा एन ए इंटरसेक्शन सी था, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो गया हमारा, ठीक है। इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज़ किया है, यहाँ पे आप अगर ध्यान दें तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किया है हमने, ये इसको तो कैसे यूज़ किया है, क्योंकि हमें पता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला है हमारा, कौन सा फॉर्मूला, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको यहाँ ये लिखा है। अब आप ये ध्यान दीजिए कि n हमारा कहाँ था, n यहाँ था। अब हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं n a इंटरसेक्शन c प्लस n b इंटरसेक्शन c माइनस n a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ये लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने इसको अब एक एलिमेंट मान लिया, इसको एक एलिमेंट मान लिया, और इन दोनों का ये एक सेट, ये दूसरा सेट, इसका यूनियन, दो सेट का यूनियन अगर हम निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला वही लगेगा एन ए यूनियन बी का। तो एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला यहाँ लगाकर ओपन कर दिया हमने। अब जब आगे बढ़ेंगे तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी ये बना, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी बना। अब अगर ओपन कर दें तो ये बनेगा हमारा माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, ये बना, प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, सी 2 बार आ रहा है, तो दोनों के एलिमेंट तो सेम ही होंगे, तो रिपीट तो करेंगे नहीं, तो दोनों एक हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी एंड प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारा फाइनल आउटकम आएगा एन ए यूनियन बी यूनियन सी का, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा समझ में आ गया कि फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं, कैसे क्या हो रहे हैं, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल पार्ट पे आएंगे, प्रॉब्लम पार्ट पे आएंगे कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे सेट का, तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें स्टार्ट करेंगे 11th की एनसीईआरटी से, जिसमें सारे एक्सरसाइज पहले सॉल्व किया जाएगा, एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद कुछ बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे सेट के, और उसके साथ साथ हम आपको और भी कुछ फॉर्मूले बताएंगे जो आपको याद करके रखने लायक है, ताकि एग्ज़ाम में आपको बार बार प्रूफ तो करना नहीं है। तो आपको इन सारे फार्मूलोज़ को क्या करना है, याद करना है, जितनी भी चीज़ें हैं। एक बार मैं इसके लिस्ट आउट बनाकर भी आपको अवेलेबल करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो ख़त्म होते हैं। अब हम लोग प्रॉब्लम पार्ट पे आएंगे, जिसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। 4 वीडियोस में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, 5वां वीडियो बनेगा डाउट सेशन के लिए। अगर कोई कमेंट करते हैं आप, ठीक है, और अप टू डेट रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस, क्योंकि 11th का पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं विदिन 3 मंथ, ठीक है, 3 to 4 मंथ हम पूरा 11th का ख़त्म करेंगे, और बोर्ड से पहले 3 से 4 महीने हमारा कंटिन्यूअस 12th का सिलेबस चलेगा। इसलिए आप VMS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।